बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कुछ पुरस्रार तरीके से मामलात हुए हैं, कुछ की तवक्को थी और कुछ खिलाफ तवक्को भी हैं, कुछ सरेंडर का पहलू भी है। तिगड़म ने एक किस्म की दस्तबरदारी इख्तियार की है या पसपाई इख्तियार की है, और कुछ पहलू इसमें ट्रैप करने का भी है, ब्लैकमेल करने का भी है, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल पीटीआई की जो तवक्को थी उसको एक मरतबा फिर सदमा पहुंचा है, और तिगड़म ने इमरान खान को एक मरतबा तो बीट्रे कर दिया है। इसकी कहानी है। और इसमें फिर जिस तरह वकला के मसले में पीटीआई की एक और शिकस्त हुई है, वो बड़ा उसके लिए सदमे की बात है। और तनवीर इलियास का फ़ैसला आज से कुछ हफ्ते पहले हो चुका था, और आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में कहा था कि पहले तनवीर इलियास जाएगा, फिर गिलगित का वज़ीर आला जाएगा, और इन दोनों इलाकों पर पीटीआई की हुकूमत ख़त्म कर दी जाएगी। अब इसमें हम तबसरे करते रहें कि ये तौहीन अदालत का कानून लागू नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये उसूली बात है कि इस तरह तौहीन अदालत का कानून लागू नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हुआ है वो आपके सामने है, और वो हुआ क्यों है उसकी वजूहात भी आपके इल्म में है। और सरदार तनवीर इलियास का माजी क्या था, और इससे हमदर्दी भी है, क्योंकि इसने वज़ीर आज़म बनने के लिए इमरान खान को 50 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी, और वो मेरे ख्याल में पता नहीं ये पूरे कर सका है कि नहीं कर सका, लेकिन इसे हुकूमत से हाथ धोना पड़े। और ये मज़े की बात है कि 50 करोड़ रुपए की रिश्वत इसने उस सूरत में दी थी जबकि पीटीआई का अपना वज़ीर आला कोई क़य्यूम न्याज़ी नाम का इमरान खान ने लगाया, वो चंद महीने तक भी नहीं चल सका। तो सर फहरिस्त जो मसला है, अब सारा दिन कल से ये ज़ेर बहस है कि ये हुआ क्या है। तो हुआ तो बज़ाहिर यही है कि तिगड़म ने एक किस्म की पसपाई इख्तियार की है और पीछे हटे हैं, लेकिन इसके साथ कुछ पेशकशें हैं, कुछ ब्लैकमेलिंग के पहलू भी हैं। अटारनी जनरल को इन्होंने मैसेज भेजा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, यानी वज़ीर आज़म से मिलना चाहते हैं इनडायरेक्ट। तो ये जो अटारनी जनरल ने जो पै दर पै शटल किस्म की मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया, 3-4 से ज़्यादा मुलाकातें हुई, आना जाना। तो ये इसकी जो इनिशिएटिव था वो ख़ुद तिगड़म का था, चीफ साहब का था, और चीफ ने मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की, जिस पर वज़ीर आज़म ने रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी। ज़ाहिर है वो भी चाहते हैं कि कुछ मसला ज़्यादा टेंशन की तरफ ना जाए। तो इसमें एक तो उन्होंने ट्रैप करने का या ब्लैकमेल करने का पहलू ये है कि हुकूमत को कहा है कि अगर ये 17 तारीख को जो जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया है उसमें 2 जजों की तकर्री करनी है, उसमें ये 2 जज मेरी मर्ज़ी के आएंगे। अगर ये मेरी मर्ज़ी के आएंगे तो फिर मैं आपके मामलात का आइन के मुताबिक फ़ैसले करूँगा, आइन से तजावुज़ नहीं करूँगा। यानी ये है कि हुकूमत के लिए कोई मसला पैदा नहीं करूँगा। इस पसपाई की एक वजह तो ब्लैकमेलिंग है, लेकिन एक वजह ये भी है कि हुकूमत चंद दिनों तक इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात बहाल करने वाली है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट से मुराद ये है कि जो इमरान कोर्ट है, ये इसके लिए एक बहुत मुश्किल किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाती। शर्मिंदगी और परेशानी और पसपाई उस वक्त भी इख्तियार करना पड़ती, तो उसकी वजह से ये पीछे हटे। लेकिन साथ ही ये लुच भी तल दिया कि ये 2 जज हमारी मर्ज़ी के आएंगे। अगर आपने अपनी मर्ज़ी के, यानी आपने अगर ऐसे फ़ैसले लेने हैं जिससे बुरान ना बढ़े तो ये करना होगा, वरना तो बुरान हम बढ़ाते रहेंगे। और साथ ही दिलचस्प बात ये है कि इस अटारनी जनरल से मुलाकात में तो तिगड़म के सरबराह ने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन एक बिलवास्ता तरीके से, यानी एक ट्रैक 2 जो साथ साथ कुछ चल रहा होता है राब्तों का, उसमें एक पैगाम ये भी पहुँचाया है कि मुझे 3 साल के लिए एक्सटेंशन दी जाए किसी न किसी तरीके से, चाहे मुझे एक कानून साजी करके मुझे दे दी जाए। और अगर ये मुश्किल हो तो एक पुराना बिल जो है वो पड़ा हुआ है कि जिसमें लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 68 साल की उम्र में मुकर्रर की जाए। तो अगर 68 साल हो जाते हैं तो गोया कि ये इन साहब को और इनके साथ साथी को भी 3-3 साल की तोसी मिल जाएगी, बल्कि सबको मिल जाएगी। तो ये एक है ट्रैप। और जानने वालों का कहना है कि जब 17 तारीख को हुकूमत अगर ट्रैप में आ जाती है तो इनकी मर्ज़ी के 2 जज दे दिए जाते हैं। तो जज वसूल करने के बाद, अपनी स्ट्रेंथ में इजाफे के बाद, वो पहले की तरह आंखें माथे पर रख लेंगे, जिस तरह पिछली बरता हुआ कि एक ज़ामन बनाया गया और शहबाज शरीफ से कहा गया कि ये जज हमारी मर्ज़ी के दे दो। 3 जज थे, कुल 4 जज थे,
इसमें एक अतहर मिनल्ला साहब थे, वो तो हुकूमत भी राज़ी थी कि उनको भेजा जाए, लेकिन 3 जज इनकी मर्ज़ी के दिए गए बिंदियाल साहब को, और फिर जब वो दे दिए गए तो उसके फ़ौरी बाद बिंदियाल साहब ने हुकूमत पर और PDM पर हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया। आंखें माथे पर रख ली, तमाम वादे तोड़ दिए और तमाम ज़मानतें ठोकर पर रखी और हुकूमत को यानी तिगनी का नाच नचाना शुरू कर दिया। तो अब फिर एक मरतबा वो मरहला आया है और इसके साथ साथ घेरा भी तंग हुआ है। मसलन आपने ये सुना होगा कि कई तजिया नगारों के मुंह से कि सुप्रीम कोर्ट में अक्सरियत जो है वो बिंदियाल साहब के साथ नहीं रही, और ये इस हद तक हकीकत है कि अगर अक्सरियत साथ नहीं रही तो अक़लियत भी आइन के साथ है, उनके साथ जो लोग हैं उन्हें भी अक़लियत नहीं कहा जा सकता। मतलब ये है कि एक जज ऐसा है जिसके बारे में क्लैरिटी नहीं है कि वो इस तरफ है या उस तरफ है। हुकूमत को उम्मीद है कि आइन पसंद जजों को भी उम्मीद है कि वो इस तरफ आ जाएगा और बिंदियाल साहब फिर अक़लियत में रह जाएंगे। अगर वो इस तरफ नहीं आता तो बिंदियाल साहब की एक की अक्सरियत हासिल हो जाएगी, और इस कमज़ोर पोजीशन का बिंदियाल को भी इल्म है। ज़्यादातर गुमान यही है कि वो एक जज जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और आइन पसंद जजों के साथ जा मिलेगा, इस बात का पूरा शुबा है बिंदियाल को। इसलिए वो चाहता है कि 2 जज उसकी मर्ज़ी के मिल जाएं ताकि एक डेफिनेट किस्म की अक्सरियत बिंदियाल को मुयस्सर आ जाए। अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ इस मरतबा ट्रैप में आते हैं या नहीं। मेरा ख्याल है उन्हें नहीं आना चाहिए, क्योंकि माजी से मुराद ये चंद महीने पहले उनको बुरी तरह धोखा दिया गया है और उनके साथ बुरी तरह वादा खिलाफ़ी की गई है। उसके बाद आइन शिकनी का एक तूफ़ान मचाया इन लोगों ने और आइन को तोड़ा, आइन को पामाल किया, आइन को रीराइट किया। तो इस मरतबा वो शायद ट्रैप में ना आए, और इस मरतबा हुकूमत भी चौकस है, शहबाज शरीफ साहब के पीछे खड़ी है कि इस मरतबा पीछे नहीं हटना, इस मरतबा धोखे में नहीं आना। लेकिन ज़ाहिर है कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम 100% क़तइयत के साथ पेश गोई नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह पिछली मरतबा हुआ था कि जुडिशल कौंसिल के इजलास के मौके पर यह बात तकरीबन तय हो गई थी कि बिंदियाल साहब माइनॉरिटी में चले गए हैं और आइन पसंद जजों की अक्सरियत होने वाली है। लेकिन फिर आखिरी लम्हात में कौन बीच में कूदा, कौन तगड़ा था, किसने क्या किरदार अदा किया, शहबाज शरीफ साहब ने क्या कमज़ोरी दिखाई, वो आपके सामने। उसका नतीजा भी फिर पाकिस्तान ने भुगता, और ये अब सारी दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान की माशी हालत जो है ज़्यादा ख़राब हुई उन फैसलों के बाद जो इन तिगड़म साहबान ने किए, ख़ास तौर पर पंजाब में परवेज़ इलाही की हुकूमत को नामज़द करके। यानी ये किसी भी सूबे की पहली हुकूमत थी तारीख़ में जो इलेक्ट होकर नहीं आई थी, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत मुसल्लत की गई थी। तो नाज़रीन, ये बिटरे भी इमरान खान के साथ एक मरतबा तो धोखा हो गया, क्योंकि वो तो ये उम्मीद नहीं, वो तो ये यकीन किए बैठे थे कि आज या कल में ये मामला शहबाज शरीफ का निपटा दिया जाएगा। हालांकि मैंने ये आपसे अर्ज़ किया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोशिश करती है तो उसकी मुज़ाहमत की जाएगी। इस तरह नहीं होगा जिस तरह ये PTI वाले समझ रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो PTI वाले समझ रहे थे वो भी नहीं हुआ, कम से कम की उम्मीद थी ना, वो भी उनके सामने नहीं आया। दूसरी शिकस्त PTI को ये हुई कि इन्होंने एक फ़ैसला किया था कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर 10,000 वकील इकट्ठे किए जाएंगे, और 10,000 वकील अगर सुप्रीम कोर्ट के बाहर इकट्ठे होते हैं तो ये बहुत बड़ा मंजर होता है। तो इसके लिए खासी तैयारी की गई थी, और पाकिस्तान में ये पहली मरतबा हमने ये देखा वकीलों का लिबास पहनाकर मज़दूर क्लास के लोग लाए गए वकील बनाकर। वो भी इस मरतबा कोशिश की गई, लेकिन हुआ क्या, एतजाज़ हसन ने भी बहुत मेहनत की और बड़ा ज़ोर लगाया, अपना एक मैसेज रिकॉर्ड करके तमाम वकीलों के व्हाट्सएप ग्रुपों में भेजा गया, जिसमें कहा गया कि आपने आना है और ये नारा लगाना है कि चीफ तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। अब एतजाज़ हसन की हालत को मुझे देखते हुए मुझे लगता है ये थोड़ा सा पागल हो गया है। ये वही ख्वाब देख रहा है जो पिछली मरतबा अदलिया बहाली तहरीक में जो मंजर सामने आए थे, और जिसमें एतजाज़ हसन को एक मरकज़ी हैसियत हासिल हो गई थी और इसकी मकबूलियत हो गई थी। लेकिन वो ये भूल गया कि वो मकबूलियत और वो सारी ताकत इसकी जो ये एतजाज़ हसन की थी, जो इसने जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के ड्राइवर बनने के बाद हासिल की, उसकी वजह ये थी कि पीछे नवाज शरीफ था। नवाज शरीफ की वजह से उन जलसों जुलूसों में ज़्यादा जान पैदा हुई और वो तहरीक कामयाब हुई।
लेकिन इस मरतबा तो इनके पीछे कोई नहीं है, ना नवाज शरीफ है, और अगर दूसरी तरफ देखे जाए तो इत्तेज़ाज़ हसन के जो रूहानी मुर्शद हैं, जो इमरान के भी रूहानी वालिद हैं, न बाजवा है, न फैज़ है, न इस तरह के और लोग हैं, तो ये तो सहरा में अकेले खड़े हैं अब। तो चुनांचे बहरहाल इस मेहनत का और कोशिश का नतीजा क्या निकला? 10,000 वकील आने थे, 10,000 नहीं आए, 8,000 भी नहीं आए, 5,000 भी नहीं आए, 1,000 भी नहीं आए, बल्कि आप सुनिए कि 100 भी नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो वकील जमा हुए उनकी तादाद 70 थी, 70, और उनकी तादाद जो 70 थी उनमें कितने लोग वकील थे और कितने लोग वो थे जिनको वकीलों की वर्दी पहनाई गई, वो कितने थे ये हमें नहीं पता, लेकिन बहरहाल 70 थे। यानी जो टारगेट किया गया था उसमें से 10,000 में से गोया के 9,930 की गिनती कम थी, और 70 वकीलों ने मुजाहरा किया, सुप्रीम कोर्ट से यकजहती ज़ाहिर की, आज़ादी के नारे लगाए, और चीफ तेरे जानसार 70-70 की आवाज़ के बजाय चीफ तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार का नारा लगाना था, वो नारा इन्होंने नहीं लगाया, क्योंकि वहाँ तो बेशुमार का कोई चक्कर नहीं था, वो तो जितने भी लोग थे उंगलियों पर शुमार हो सकते थे। तो नाज़रीन, ये एक इनका बहुत इबरतनाक अंजाम हुआ है, और ये सूरत हाल जो इमरान खान के लिए बड़ी परेशान कुन है। लोगों ने तो ये भी तबसरा किया कि इमरान खान का आखिरी सहारा भी छिन गया, लेकिन मैं ऐसे भी पूरी तरह इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि ट्रैप का पहलू मेरे जहन में है। ये जब मौका मिलेगा फिर डंक मारेगा, जिसकी फितरत में हो डंक मारना, नेश जनी करना, वो बाज नहीं रहता, और वो मौके की तलाश में ये बड़े चालाक आदमी है। अगरचे अब ये कमज़ोर पड़ गया है, लेकिन इससे अच्छे की उम्मीद करना हमाकत होगी। नाज़रीन, दूसरा वाक़या तनवीर इलियास की रुखसती का है। उसको तौहीन अदालत के जुर्म में सज़ा सुनाई गई और नाअहल करार दे दिया गया। तो ये तनवीर इलियास कौन था आप जानते हैं। 50 करोड़ रुपए रिश्वत देकर ये इमरान खान को आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आला बना था, और इस वज़ीर आला के मनसब को जिस तरह रसवा किया, इसकी लंबी कहानी है। ख़ुलासा ये है कि ये इतना बदकिरदार आदमी है, इसकी बदकिरदारियों की वीडियोज़ भी मौजूद हैं, बेशुमार किस्से हैं। इतना बड़ा बदकिरदार आदमी है कि इसे आप कह सकते हैं कि ये आज़ाद कश्मीर का इमरान खान है किरदार के हवाले से। और फिर इसने इसकी जो बिल्डिंग है वहाँ शॉपिंग मॉल सेंटोरस, इसकी एक फ्लोर पर साजिशें होती थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़, और इस साजिशों के गढ़ का जो मुदारुल महाम था वो था जनरल फैज़, और एक सहाफ़ियों को टोला वहाँ जमा होता था, उन वीडियो बनाई जाती थी, सारी प्रोपेगेंडे के टूल वहाँ तय होते थे। एक साजिशों का गढ़ था जो अब खैर से नहीं है। इसके अलावा और क्या था, उसके साथ के एक हाल में वो सब कुछ होता था जिसके लिए ज़मान पार्क बदनाम है, जिसके लिए बनी गाला बदनाम था इसलिए कि अब तो इमरान वहाँ नहीं है, वो ज़मान पार्क में है। यानी वो बदकारी का अड्डा जो बनी गाला में था वो ज़मान पार्क आ गया। उसी का एक नमूना सेंटोरस में भी मिलता था। तो इसने पिछले दिनों काफ़ी खुराफात की, काफ़ी बकवासात भी की, इनके फ़ौज के ख़िलाफ़ भी इसने बातें की। और फिर ये है कि जो पिछले दिनों जो जुडिशल कम्प्लेक्स पर हमला हुआ था, तो उसमें जो लोग पकड़े गए उनमें आज़ाद कश्मीर के से आने वाले लोगों की तादाद अच्छी खासी थी, और उनको तनवीर इलियास की सहूलतकारी के ज़रिए आज़ाद कश्मीर पहुँचाया गया था। तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि इसकी छुट्टी का फ़ैसला हो गया है, तो लेकिन उस वक्त ज़ाहिर है मुझे भी नहीं पता था और किसी और को भी नहीं पता था कि ये छुट्टी कैसे होनी है। आम ख्याल ये था कि कोई वफाकी हुकूमत कोई आर्डीनेंस जारी करेगी, कोई हुक्मनामा जारी करेगी, इसे बरतरफ कर देगी, या क्या इस पर कोई केस बनेगा, क्या होगा। लेकिन वो एक तौहीन अदालत के मुकदमे में पकड़ा गया, और तौहीन अदालत का मौका इसने खुद दिया। हो सकता है खुद ना दिया हो, किसी ने उसे उकसाया हो कि भाई तुम ये काम कर दो, तुम ये बयान दे दो। तो इसने जो बयान दिया उसमें ये भी कहा था कि मैं ये अदलिया की पूंछ में, दुम में यानी आग लगाऊंगा। तो ये फ़िक्र ऐसा था कि जिस पर इसकी माफ़ी अगर कबूल करना चाहती अदालत तो कर सकती थी, लेकिन ये फ़िक्र ऐसा था कि जो इससे पहले तौहीन अदालत के किसी केस में इस तरह का फ़िक्र नहीं आया। यूसुफ रज़ा गिलानी पर जो तौहीन अदालत का केस था उसमें ये नहीं था कि उसने कोई अदालत को गाली दी थी, अदालत को धमकी दी थी, बल्कि ये था कि इफ्तिखार चौधरी की मर्ज़ी का ख़त नहीं लिखा था, गाली नहीं दी थी। यहाँ तो गाली का मसला था। बहरहाल फिर भी लोग ये कह रहे हैं और इत्तेफाक रहा है तकरीबन बड़ी हद तक कि इस तरह वज़राए आज़म को, चाहे वो आज़ाद कश्मीर का हो, चाहे वो किसी पाकिस्तान का हो या किसी सूबे का हो, उसको इस तरह तौहीन अदालत पर बरतरफ नहीं किया जाना चाहिए। खैर ये बहस अपनी जगह है, लेकिन अब तो ये हो गया है।
اور یہ آزاد کشمیر کے بعد اب جلدی گلگت کی باری آنے والی ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ عید سے پہلے ناظرین بہت سارے لوگ اور گرفتار ہونے والے ہیں، جن میں پی ٹی آئی کے کچھ دہشت گرد کارکن، کچھ سوشل میڈیا کے لوگ اور کچھ نمایاں بڑے نام بھی شامل ہیں، جن میں ایک تو بزدار بھی ہوگا اور پرویز الہی بھی ہوگا، کیونکہ ان دونوں کے خلاف کیسز اب پوری طرح کھل چکے ہیں۔ اور بزدار پر جنوبی پنجاب میں اربوں روپے کی لوٹ مار کرنے کا الزام ہے، اور پرویز الہی پر روڈا اور اس کے علاوہ کئی اور منی لانڈرنگ کے سنگین الزامات، ایسے الزامات کہ جن کا جب چالان بنے گا تو ضمانت لینا مشکل ہو جائے گا، اور یہ کام اب جلدی ہونے والا ہے۔ وہ جو شکنجہ کسنے کا فیصلہ ہوا تھا پچھلے ہفتے کچھ 2-3 اہم اجلاسوں میں ان پر اب بتدریج لیکن ایک مسلسل رفتار سے عمل ہوتا ہوا آپ دیکھیں گے، اور اس کھڑکی میں عمران خان بھی آنے والا ہے۔ عمران خان کو جو نوٹسز سرو کروائے گئے ہیں وہ ظاہر ہے ان پر عمل نہیں کرے گا، اور جب عمل نہیں کرے گا تو اسے پکڑے بغیر کچھ چارہ نہیں رہے گا۔ اور اس دوران وہ جو یہ تگڑم والا محاذ ہے اس پر بھی حکومت کی جو کارروائیاں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ٹرکوں کے اڈے عمران خان اور پرویز الہی کی مدد کے لیے سوتے ہوئے بھی اٹھ کر میدان میں آ جاتے ہیں، یا آپ کو یہ منظر بھی تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو ناظرین دعائیں کیجیے، بہت اہم فیصلہ کن قسم کے دن آنے والے ہیں۔ اس ناسور سے چھٹکارے کا وقت آ گیا ہے، اور یہ ایک ناسور ہے، اس کے پیچھے کوئی اور طاقت نہیں ہے۔ جو طاقتیں تھیں ان میں سے 2 پیچھے ہٹ گئی، تیسری کا بندوبست ہو رہا ہے، اور عوام میں مقبولیت کا جھوٹ جو جان بوجھ کر پھیلایا جا رہا ہے، اور جس میں کچھ وہ صحافی بھی شامل ہیں جو بظاہر خود کو عمران خان کا مخالف کہتے ہیں، وہ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ دیکھیے عمران خان کی مقبولیت تو بہت زیادہ، الیکشن جیت جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ دراصل عمران خان کے ناقد نہیں ہے، عمران خان پر تنقید کرنے کا ڈرامہ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو اعتبار آ جائے کہ ہاں عمران خان بہت مقبول ہے، کیونکہ یہ تو مخالف صحافی ہے، یہ بھی مان رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی مقبول ہوگا۔ تو یہ ڈرامہ ایسے سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور ایسے لوگوں کو تجزیہ کرتے ہوئے جب آپ سنیں تو ان کی بیک گراؤنڈ کو سمجھ جائیے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پروپیگنڈا بھی جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔